नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 6 सी इंटरमीडिएट का, जो कि है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उसकी बात करेंगे। और उसमें हम जो है चैप्टर 6 विच इज ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कई सारे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम जो है लेकर आते रहते हैं, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम नया वीडियो डालते हैं उसकी सूचना आप तक मिल जाएगी। अच्छा, तो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ चीजें यहाँ पे क्लेरिफाई कर दें कि हम जो है क्लासेस में आईसीआई का जो है मॉड्यूल उसी से पढ़ाते हैं बच्चों को, और हम यहाँ पे इस रिवीजन क्लास में भी आईसीआई के मॉड्यूल के थ्रू करवाएंगे। ऐसा क्यों? भले ही कई सारी बुक्स अवेलेबल है अलग अलग ऑथर की, मगर आईसीआई का जो कोर एक्सपेक्टेशन है एग्जाम के हिसाब से, वो इस वाले मॉड्यूल में प्रॉपरली कवर होता है। कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम जो है सिंगल कॉमन बेस, जो एक कॉमन सोर्स ऑफ ट्रुथ है, वहीं से इस पूरी पढ़ाई को करवाने की कोशिश करेंगे। वर्ड ऑफ कॉशन, ये जो रिवीजन क्लास है ये आपके रेगुलर स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ से आपको एक ब्रॉड आउटलाइंस मिल जाएंगी। अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो इट विल गिव यू अ ब्रॉड आउटलाइन कि आप इसको समझ लें, देख लें। और अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ये आपको रिकॉल करवाने में मदद करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि हम एक स्पेसिफिक पैटर्न में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जैसे कि हमने आपको क्लास में भी करवाया था, तो उसी पैटर्न में हम जो है यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो सेक्शंस में करवाने वाला हूं उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ताकि आप जो है उन सेक्शंस में गड़बड़ ना हो। चलिए, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करते चले जाना है। चलिए, हम क्विकली शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि भाई धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंट में आईटी का आज के समय पे बहुत हम सेक्शन 2 से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली आईटी का जो है काफी फोकस हो गया है। क्यों? पुराने जमाने में जब ऑडिट हुआ करती थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है दे स्टार्टेड यूजिंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस। तो जो ऑडिट टेक्निक्स हैं उनको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, इसीलिए जो है आईटी का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो वही बात इन्होंने बताई है कि बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है मोर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में, है ना। और हमें कई सारे ऐसे बिजनेस फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी विच आर फुल्ली ऑटोमेटेड। तो उस सिचुएशन में हम ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड ऑफ ऑडिटिंग लगा के काम नहीं चला सकते हैं। अच्छा, देखने के लिए अगर देखेंगे तो जो कंपटीशन कैलकुलेशंस हो रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, जो पहले मैन्युअली हम किया करते थे, है ना। या जो एंट्रीज हम मैन्युअली पास ऑन किया करते थे लेजर्स में, सब लेजर से जीएल में, राइट, वो सारे ऑटोमेट हो गए हैं। तो ये एक चीज है। अच्छा, बिजनेस पॉलिसीज प्रोसेसेस जो है और कई सारे जो इंटरनल कंट्रोल है वो ऑटोमेट किए हुए हैं, जैसे कई सारी क्रेडिट लिमिट चेक्स हुआ करती हैं, है ना, या कुछ अप्रूवल्स करवाने होते हैं, तो वो सारे वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो सारे रिकॉर्ड कहाँ मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर मिलेंगे। कई सारी रिपोर्ट्स जो बनाते थे वो सारी अब सिस्टम से जनरेट हो जाती है ना। तो हमें उस वाले सिस्टम को लेवरेज करना पड़ेगा। पहले जो रिकॉर्ड का था सॉरी, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी जो है वो जो है सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। कहीं किसको किस ट्रांजेक्शन का परमिशन देना है, राइट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैसे मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीजें जो है इसमें बेहतर तरीके से हो पा रही है। ठीक है, चलिए, कंपनीज को भी इसमें काफी बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज कि उनको ऑटोमेटेड सिस्टम है, सो स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, और उनके पास एक डेडिकेटेड सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है जहां से ये सारी रिपोर्ट मार्किंग मॉनिटरिंग जो है काफी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, ये भाई जो आईटी का यूज किया है तो इसकी वजह से क्या होगा, इससे कई सारी नए नए रिस्क भी आ जाएंगे जो ट्रेडिशनल में नहीं रहते थे, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है आईटी स्पेसिफिक रिस्क आ जाएंगे। क्या क्या रिस्क होंगे उसके बारे में हम डिटेल में नीचे बात करेंगे। अगर
आप ब्रॉड आउटलाइंस देखेंगे तो ये एक मोटा मोटा ये है कि आपको इसमें समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा और समय के साथ अपने ऑडिट करने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। तो वही ये बात कर रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे है देखिए आप, सम सिचुएशन इन विच आईटी विल बी रिलेवेंट टू एन ऑडिट, है ना। यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस में हो रहा है, ट्रांजेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, जो पहले मैन्युअली मैनेज कर पाते थे अब उसके लिए हमें सिस्टम जरूर लगेगा, जैसे कि मल्टीपल सिस्टम्स हो रहे हैं, नेटवर्क ऑफ सिस्टम हो गया है ना। हाईटेक नेचर ऑफ द बिजनेस है, टेलीकॉम हो गया, ई कॉमर्स हो गया, किसका फोन कहाँ जा रहा है, किसकी बिलिंग कितनी होनी है, किसने कितना डेटा यूज किया, मैन्युअली कैसे करते बैठेंगे आप इसको। तो वहां पे नेचर ऑफ द बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें आपको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा और सारी अकाउंटिंग जो है वो भी आपको ऑटोमेटेडली ही मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं बहुत हाई वॉल्यूम होते हैं, जैसे रेलवे की टिकटिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, राइट, बैंकिंग हो गया। तो उस केसेस में भी हमको क्या है कि मैन्युअली मैनेज करना उसको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस केस में आप जो है सिस्टम का यूटिलाइजेशन करके उसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। कंपनी की पॉलिसी जो होती है उनसे कंप्लायंस जो है सिस्टम के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उन कंट्रोल्स को डेमोंस्ट्रेट कर पाएंगे। कंपनीज एक्ट मांगता है, राइट, आईटी एक्ट 2008 है। सो ये जो है अगर अदर डिफरेंट इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, कई बार आपने सुना होगा पीसीआई डीएसएस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है 315 है ना, सॉक स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल, आईएसए ही जो है। एंड ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। सो ये कुछ बेनिफिट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब हम आ जाएंगे कहां पे कि भाई जो है ये जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो होता क्या है, व्हाट इट इज, राइट, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हम इस वाले सेगमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो अभी हमने नीचे बात किया है वही चीज है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशन है, अकाउंटिंग है, और जो डिसीजंस है दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड, दे आर बीइंग कैरिड आउट यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं या आईटी सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में की फीचर्स क्या होने चाहिए, ये यहाँ पे एक लिस्ट है, आप इसके थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस को इनेबल करता है ना। डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन में जो है मैन्युअल प्रोसेस में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है, तो उसको एबिलिटी टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत इजीली कर पाएगा। बिजनेस ऑपरेशंस के बीच में इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है कि दो डिफरेंट फंक्शन से पहले अगर वो मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, एक का डेटा दूसरे में इंटीग्रेट करने में दिक्कत आता था, कंपेयर करने में परेशानी आती थी। कॉमन सोर्स ऑफ द सिस्टम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप बिजनेस ऑपरेशन को कर सकते हैं। एक ही रिकॉर्ड से आप मल्टीपल डेटा को मैनेज कर पाएंगे, मल्टीपल प्रोसेस का डेटा सिंगल सिस्टम के अंदर आप मैनेज कर पाएंगे। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, बहुत अच्छा, फाइन रोल बेस्ड एक्सेस, आरबीएसी जिसको बोलते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, वो सिस्टम्स में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है। तो जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको जिस फंक्शन या ट्रांजेक्शन को कैरिड आउट करने की रोल बेस्ड रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी को वह चीज दिखेगी, ठीक है जी। ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम है, तो सिस्टम अपने आप उन चीजों को टेक केयर कर लेगा एंड आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले क्या होता था कि बुक्स पहले एक बार हो गए, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, पहले डेटा का एंट्री होगा एंड डेटा की एंट्री के बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी आपको और आप बड़े ही आसानी से अपना जो है रिपोर्ट बना पाएंगे विद द लेटेस्ट डेटा। कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, कई बार डिफरेंट साइट्स होती थी, डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस मिलता जा रहा है, कई सारी साइट्स हैं, कई सारे डिफरेंट ऑफिसेज है, एक ही शहर में बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं या बहुत सारी सिटियों में अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं, राइट। तो वहां पे भी इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में जो है एंटरप्राइज प्लानिंग सिस्टम, जिनको हम कॉमनली जो है ईआरपी भी कहते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं। तो ये जो है ईआरपीज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स है, मल्टीपल साइट्स है, तो उन केसेस में इसको हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में कवर करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी कि ऑन द अदर हैंड कंपनी जो है ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है,
है ना। तो उसमें बहुत कम ऑटोमेशन होगा, क्योंकि जो फीचर्स होंगी तो वही होंगी, तो उसमें लेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ईआरपी में क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं पूरे डेटा को, तो वहां पे आपको ज्यादा गहराई से देखने की, जानने की जरूरत रहेगी। जबकि जो ऑफ द शेल्फ या मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं विद मिनिमल कस्टमाइजेशन, उन वाले सिस्टम्स को आप जो है पहले से ही जानते होंगे, तो उसमें आपका ऑडिट जो है लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट कंसीडर किया जा सकता है। चलिए जी, हमने चैप्टर सेक्शन 2 कवर किया, सेक्शन 1 किया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा सेक्शन 3 की ओर। 3 पे जाने से पहले चलिए हम एक थोड़ी सी डेफिनेशन हम देखेंगे, ताकि आपको ये जो सिस्टम है पूरा समझने में आसानी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, तो क्योंकि ये हाई लेवल का रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा समय तो हम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको ये क्विकली कवरेज करवा दें, आपका समय व्यर्थ ना हो, इसलिए इसको हम फास्ट ट्रैक मोड पे रखते हैं। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली हम उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और लगेगा तो हमें आपको एक सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर बनाकर लेके आएंगे। ठीक है जी। चलिए, एप्लीकेशंस क्या होती है। एप्लीकेशंस को हम कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बाय नाउ आई थिंक एवरीवन ऑफ अस ऑलरेडी नो कि एप्लीकेशंस क्या होती है। आपके सबके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में सारे टेक्नोलॉजी सभी बंदे हैं आजकल। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। बट फिर भी चूंकि हमें मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो लेट्स रन थ्रू द डेफिनेशन। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या करते हैं, प्रोवाइड मीडियम फॉर रिकॉर्डिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन आर ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। यहाँ पे गौर करने वाली बात है। ठीक है जी। जब ऑडिट करेंगे तो ऑडिट में हमें कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, है ना। उन ऑडिट एविडेंसेस की डेफिनेशन क्या है भाई, दिस इज द डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जो है ऑडिटर ने ऑब्टेन किए हैं, कब, ड्यूरिंग द ऑडिट, और ये जो एविडेंसेस है दे विल फॉर्म द बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। CAT क्या होता है, अच्छा, इट इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, राइट। तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टूल, कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास एंड टेक्निक्स होती हैं, है ना, जो हम ऑडिट में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब डेटा हमारे पास आ जाता है, जो हमने ऑडिट एविडेंस में कलेक्ट किया है, उसको हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। कई सारे ऐसे CAT टूल है, मोस्ट प्रोडोमिनेंटली जो होता है आपका आइडिया करके एक सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑडिट्स में यूज किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल एफिशिएंसी क्या होती है, कंट्रोल एफिशिएंसी कह सकते हैं कि भाई जब एक इंटरनल कंट्रोल जो है वो या तो मिसिंग है, या वहां पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। किस लिए, टू प्रिवेंट आर डिटेक्ट। दो ही तरह के कंट्रोल होते हैं, राइट। प्रिवेंटिव कंट्रोल, जो एरर को गलती होने से पहले ही, राइट, गलती होने ना दे, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ए प्रिवेंटिव मेजर। डिटेक्शन, गलती हो गई है, जैसे आपकी गाड़ी में, आप कार वगैरह चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी में एक पेट्रोल का सिग्नल होता है या सीट बेल्ट का साइन होता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो एक बजर जो है बजता रहता है, तो वो डिटेक्शन कंट्रोल है कि आप कुछ मिस आउट कर चुके हैं, तो वहां पे आपको ये अलर्ट कर देता है, डिटेक्शन हो जाता है इन ए टाइमली मैनर बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्रोल वही है जो आपको टाइमली पता है। गलती हो गई उसके 10 साल के बाद जाके बजर आ रहा है, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा किसको कहेंगे, डिजिटल कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इन द कंप्यूटर सिस्टम को हम डेटा कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस जो है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information, है ना। रॉ डेटा को, जब रॉ डेटा को हम जो है इनसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, डेटा की इनसाइट मिल जाती है, और इनसाइट से हमें क्या मिलेगा, इनसाइट से हमें मिलता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन को जो है एनालिटिक्स जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर पाए, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए हम डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है भाई, ये बेसिकली कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम को कॉमनली हम एज ए डेटा प्रोसेसिंग बात करते हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस क्या होता है भाई? जहां पे भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करेंगे, राइट, एक प्रीडिफाइंड फॉर्म में, और बाद में फिर उसको रिट्रीव करेंगे फॉर यूज, उसको हम डेटाबेस कह देंगे। ठीक है जी। डायरेक्ट डेटा चेंज क्या होता है कि भाई बैकएंड से मॉडिफिकेशन कर दिया, है ना, और बिजनेस के जो लॉजिक्स हैं उसको, इनबिल्ट जो लॉजिक होते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई एक प्रोसेस है कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको कहीं पे मॉल वगैरह में गए तो आपको एक सिक्योरिटी स्कैनर के थ्रू जाना होगा, आपका बैग चेक होगा, राइट। वहीं पे उसमें क्या किया हुआ है, मॉल के पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा है, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई स्कैनर, कुछ नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप बजाय आगे के जाने के, आप चुपचाप से पीछे से आके और अपना बैग रख के आ जाते हैं अंदर, है ना। और या जो बैग आप आगे से लेके आए थे गेट से, उसमें जाके आप कुछ पीछे से पिस्टल या कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम जो है वो उसके अंदर, अनवांटेड आइटम जो है आप उसके अंदर रख के आ जाते हैं। तो ये जो हो गया, ये सेम चीज आप डेटा की केस में भी कह सकते हैं। डेटाबेस में जो डेटा की एंट्रीज करनी है वो एक थ्रू बिजनेस लॉजिक होंगी, है ना, जो रूल्स बिल्ट इन किए हैं कि भाई 2 लोग रिव्यू करेंगे, 2 लोग अप्रूव करेंगे, यही बंदा डेटा करेगा। अभी कोई डायरेक्टली जाके जहां पे स्टोर किया गया वहीं पे जाके चेंज कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेटा चेंज कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? अभी हमने बात किया है कि बिजनेस एप्लीकेशन है ये, है ना। तो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है किसके लिए, मल्टीपल इंटर रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस को। इसीलिए इसको इंटरप्राइज का रिसोर्स प्लानिंग कहा है ना। ये किसी एक फंक्शन के लिए नहीं है, सारे क्रॉस फंक्शन, प्रोडक्शन हो गया आपका, प्लानिंग हो गया, सेल्स हो गया, क्वालिटी हो गया, एचआर हो गया, राइट, मार्केटिंग हो गया, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए जब हम किसी टूल को यूज करते हैं तो उसको आप ईआरपी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लानिंग के काम में ये आता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी डेफिनेशन तो भाई हम जन्मों जन्मांतरों से बढ़ते आ रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, पीपीडी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एफएस इज called as a financial reporting in accordance with specified reporting framework, है ना। तभी इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम कह पाएंगे। अच्छा, कंट्रोल्स के बारे में हम ऊपर बात करेंगे। तो मेन फ्रेम जो है, पुराने काफी बड़े कंप्यूटर जो हुआ करते थे उनको मेन फ्रेम सिस्टम कहते थे, और इसमें काफी सारी कंप्यूटिंग पावर रहती थी, मेमोरी और स्टोरेज वगैरह, साइज भी बहुत बड़ा रहता था। अच्छा, मटेरियल वीकनेस किसको कहेंगे, कंट्रोल डेफिशिएंसी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी in internal control that is important enough to merit the attention of those charged with governance, है ना। कि भाई इसमें अगर ये ठीक से काम नहीं किया तो रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट will not be prevented or detected in a timely manner। तो इंटरनल कंट्रोल जब फेल होते हैं तो उसको मटेरियल वीकनेस आप कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भाई हाई लेवल यूजर इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को लेकर लो लेवल मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में काम करता है। विंडोज 7, विंडोज 10 जो है, विंडोज 8 जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका आईओएस आईफोन के ऊपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स सिस्टम के बारे में सुना होगा, यूनिक्स सिस्टम के बारे में सुना होगा। ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि बेस बनाते हैं। आप जो भी कमांड देते हैं वो आपकी मशीन के जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ जो बात करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स है वो उनको हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके आपको ऑपरेट करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रिविलेज्ड एक्सेस क्या है? प्रिविलेज्ड एक्सेस क्योंकि कोई बड़ा आदमी वीआईपी एक्सेस है उसको, ऐसा समझ लीजिए आप लेमन लैंग्वेज में, है ना। टाइप ऑफ सुपर यूजर एक्सेस, जो काम किसी से ना हो पाता है वो प्रिविलेज एक्सेस से हो पाता है। तो इट हैज ए मोर कंट्रोल्स, मोर एक्सेस एंड मोर एक्टिविटीज इट कैन परफॉर्म, उसको अपन प्रिविलेज एक्सेस कह सकते हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं कर पाएगा, मगर प्रिविलेज यूजर अगर है तो उसको शायद डिलीशन के राइट हो सकते हैं। ठीक है। रिस्क के बारे में भी हम डिटेल टॉपिक में बात करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि घर का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राइट। माँ किचन संभालती है, पिता बाहर जाता है, या माँ बाहर जॉब करती है, फादर जो है घर में किचन संभालते हैं। तो उस केस में ये क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी हो गया, राइट। मंदिर में पूजा पाठ दिया जो है कोई बंदा लगाता है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, आप अपने आप समझ सकते हैं कि घर का बिल कौन जमा कर रहा है, लाइट का, ठीक है, बाजार से सब्जियां कौन लेके आएगा। ये सारा जो हम लेमन पर्सपेक्टिव में करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी
घर के अंदर, वही चीज जो है आपके कॉर्पोरेट में या बिजनेस एनवायरनमेंट में भी रहेगा। वहां पे भी सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी जरूरी है कि कौन बंदा एंट्रीज करेगा, कौन बंदा उन एंट्रीज को रिव्यू करेगा और कौन बंदा उन एंट्रीज को फाइनली अप्रूव करेगा, राइट। रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड कौन ऑथोराइज करेगा, ठीक है, कस्टोडियन कौन रहेगा इन्वेंट्री के लिए। तो ये बेस्ड ऑन द फंक्शन जो है उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और उसके बारे में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात की गई है। ऊपर हमने एक बात किया था मटेरियल वीकनेस, अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो एक हमने कंट्रोल डेफिशिएंसी की बात की थी, उसके बाद हमने मटेरियल वीकनेस की बात की थी और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की, ठीक है। कंट्रोल डेफिशिएंसी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट इज इंपॉर्टेंट इनफ टू मेरिट द अटेंशन, है ना, को हम क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। इंटरचेंजेबली सेम डेफिनेशन है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हमने डेफिनेशन वाला सेक्शन खत्म कर दिया है, तो अब आपको एक ब्रॉड आउटलाइन आ चुकी होगी मैं मानता हूं, और अब हम जो है नेविगेट करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ठीक है जी। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है कि भाई आप जो सिस्टम में काम करेंगे, जब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वहां पे, है ना, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे कई सारी सिचुएशंस आपकी बदलती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं वो क्या सिचुएशंस है, इनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क एंड कंट्रोल, जो हमें क्या क्या रिस्क, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करने वाले होते हैं। अच्छा, जब भी आप एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ चीजें बेसिकली समझना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली परफॉर्म मेनी ऑफ द एक्शंस इनटू इट। व्हाट आर दोज थिंग्स, कि what is the system being used, right? What is the purpose of that? Whether they are being used for the financial purposes or non-financial purposes. What is their location of the IT system? They are the local systems or the global system? खाली जहाँ पे बिजनेस लोकेशन है वहीं पे लोकल यूज हो रहे हैं या क्रॉस लोकेशन या ग्लोबल भी यूटिलाइज हो रहे हैं। रिस्क जितना बड़ा होगा उतना ही स्कोप जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। नॉन फाइनेंशियल है तो रिस्क शायद कम होगा, फाइनेंशियल होगा तो रिस्क बढ़ जाएगा हमारा, है ना। एक एप्लीकेशन तो रिस्क कम होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन है तो रिस्क बढ़ जाएगा। आर्किटेक्चर कैसा है उसका, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है या क्लाउड बेस्ड है। EIS टॉपिक में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, और अगर अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके EIS चैप्टर से इसको कवर करने की कोशिश करें, वहां पे आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और अभी हमारा सीरीज जो चल रहा है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम जो एक सीरीज जो है EIS के ऊपर भी लेके आएंगे, एंड वहां पे इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लीजिए आर्किटेक्चर जो है बेसिक बैकबोन है किसी भी सॉफ्टवेयर का, ब्रॉड ब्लूप्रिंट है कि वो काम कैसे करेगा। आप अगर ये देखिए कि आप मकान के लिए आपने जमीन खरीद ली है और आप उसमें मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाने के लिए, कि मेरे घर का डिजाइन बना के मुझे दे दीजिए कि उसको कैसे मुझे रास्ता कहाँ से रखना है, घर कितना बड़ा होगा, किस शेप किस डिजाइन में वो रहेगा, किस कमरे से दरवाजा कहाँ जाएगा, खिड़की कहाँ रहेगी, राइट। तो ये सारा जो डिटेल है वो आर्किटेक्चर के अंदर आता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के कई सारे आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि जो लैपटॉप पे लोकल एप्लीकेशंस रन करती है उनको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप। कई बार आप क्या होता है, एक छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है उनमें लोकली डेटा नहीं होता है, आप अल्टीमेटली किसी सर्वर लोकेशन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप गूगल मीट वगैरह जो होते हैं, हैंगआउट जो होता है आपका, है ना, भले ही लोकल एप्लीकेशन है बट आप उसमें अल्टीमेटली डेटा कहाँ पे है उसका, क्लाउड में चला जाता है ना। आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को आप क्या समझ लीजिए, क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप में आप उसकी लोकल एप्लीकेशन है, जो डेटा वहां से लेंगे वो आप उसको वेब पर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो वेब एप्लीकेशन क्या होती है, जो प्योरली आप ब्राउजर में एक्सेस कर पाते हैं उसको वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है जी। क्लाउड बेस्ड क्या हो गया, क्लाउड बेस्ड मतलब कि आप क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है सिर्फ, ये स्टोरेज की एक डिफरेंट टेक्निक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में EIS में बात करेंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि कई सारे ऐसे जब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं जहां पे आप उनको रख देते हैं, तो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस दोज डेटा एंड दोज एप्लीकेशंस, उसको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ऑफ द डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम होते हैं टिपिकली क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन।
वर्जन के बारे में बात करेंगे। कई सारे सिस्टम, अभी आपने देखा होगा कि विंडोज 7 क्या है, 7th वर्जन है, विंडोज 8 क्या है, 8th वर्जन है, विंडोज 10 क्या है, 10th वर्जन है। अलग अलग वर्जन के अलग अलग रिस्क रहते हैं। आपने सुना होगा कि विंडोज एक्सपी को रिटायर कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, राइट? क्यों कर दिया गया? कि वो आउट फेज हो गया, उसमें कुछ इश्यूज आ गए, बीच में कई बार पैचेस आते रहते हैं। जो इश्यूज रहते हैं, जो रिस्क रहती है, वो हर वर्जन की अलग रिस्क, अलग कंट्रोल्स रहते हैं। क्योंकि नई फंक्शनलिटी, नई फीचर को या तो कुछ ऐड हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं या डिप्रिशिएट हो जाते हैं, उसके बेसिस पे जो है रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है। सो इज द रिस्क फॉर द डिफरेंट वर्जन। चलिए, अगर मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो रिस्क बढ़ जाएगी। उन सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस होती है। जैसे एक नदी के बीच में ब्रिज बना देते हैं एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए, तो नदी का इस किनारा एक सिस्टम समझ लीजिए, नदी का दूसरा किनारा जो है दूसरा सिस्टम समझ लीजिए, और उसके बीच में जो ब्रिज बना हुआ है उसको हम इंटरफेस कह सकते हैं। अब आप विजुलाइज कीजिए कि उस इंटरफेस से जो है डेटा आ रहा है और जा रहा है, ट्रांजेक्शन आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाट द इंटरफेस इज ऑल अबाउट। घर में बनाया है दाल मखनी या बाहर होटल से ऑर्डर किया है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड इन हाउस वर्सेस पैकेज। अगर आपने घर में बनाया है सॉफ्टवेयर को तो वो आपका इन हाउस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आपकी इनलाइन कमीशनिंग रहेगा। आपने बाजार से परचेज किया है तो उसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं। कुछ काम आप घर में कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स जैसे कि आपने क्या, कुरियर आपका जो है आप दे के नहीं आते, खुद से जाते, राइट? कहीं ना कहीं पे आप वो चीज किसी दूसरे को आउटसोर्स कर दे, कुरियर कंपनी जो है वो उसको आपने आउटसोर्स कर दिया है। आपके गाड़ी का रिपेयरिंग आपने आउटसोर्स किया हुआ है, किसको? मैकेनिक को, राइट? और अगर आप खुद करेंगे तो वो इन हाउस एक्टिविटी कहलाती है। तो ऐसे ही आईटी सिस्टम के केस में आईटी सपोर्ट और मेंटेनेंस जो है, कोई डिफेक्ट आ गया, डेटा रखना है, अवेलेबिलिटी रखनी है, कनेक्टिविटी रखनी है, इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, एक्सेस ग्रांट करने हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आउटसोर्स एक्टिविटी इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, की पर्सन कौन होता है? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रिविलेज्ड यूजर है, जिनके पास एक्स्ट्रा परमिशंस रहती हैं चीजों को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? जो भी आपने समझा है ना, इसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। क्यों? AC 230 बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है। कोई भी टेम्पलेट, कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सारी चीजें हमने यहाँ ऊपर बात की है वही को इन्होंने कॉलम्स में लिख दिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? तो बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। कई सारे फायदे हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई, सॉफ्टवेयर में एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो गया, दो और दो जोड़ना था, उसने दो और दो माइनस करके जीरो आंसर दे दिया। यू नेवर नो, लॉजिक ही तो है, गलती हो गया। जब भी आप 2000 एंटर कर रहे हैं वो अंदर जाके 200 ही सेव कर रहा है, या 200 एंटर कर रहे हैं वो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दे रहा है, तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकता है। अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, जिसको नहीं दिखना चाहिए था उसको भी डेटा दिख रहा है, कई बार हो जाता है ना। सो सॉफ्टवेयर का अगर रोल बेस्ड एक्सेस लॉजिक प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा हो सकती है, हैकर्स हो सकते हैं, राइट? सो हैकिंग अगर वल्नरेबिलिटीज है, वीकनेस है सिस्टम के अंदर, तो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बीच में न्यूज में सुनते रहते होंगे फला कंपनी का डेटा लीक हो गया है, इतने सारे डेटा पासवर्ड जो है डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहे हैं। चलिए, डायरेक्ट डेटा चेंज हमने बहुत अच्छी डिटेल में ऊपर बात की थी कि बैकएंड से अगर कोई इसको बदलने की कोशिश करेगा तो वो रिस्क भी एक बढ़ जाता है। एक्सेसिव एक्सेस, जरूरत से ज्यादा अगर किसी के पास एक्सेस है, या सुपर यूजर्स बहुत सारे, हर आदमी अगर सुपर यूजर बन के घूम रहा है तो फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब नहीं रह जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं है, दो ही रोल रख दिए उन्होंने, जबकि वहां पे 5 डिफरेंट लेवल के लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क हमारा रहता है कि सिस्टम सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अनऑथराइज चेंजेस, कोई भी कहीं भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी फंक्शनलिटी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे रहा है, कोई भी नया फील्ड ऐड कर दे रहा है, नया फील्ड डिलीट कर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनऑथराइज चेंजेस टू द सिस्टम आर प्रोग्राम्स कह सकते हैं। ये रिस्क भी हमको वेरीफाई करना होता है। इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट सीधा सीधा डेटा के ऊपर होता है। सपोज एक फॉर्म के अंदर आप 10 डेटा कलेक्ट कर रहे थे, किसी ने जाके कल को वो फॉर्म ही मॉडिफाई कर दिया और आप वहां पे सिर्फ 9 डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो मेन चीज वहां से मिस हो गई हो जो कि आपको रिक्वायरमेंट हो डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, या कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, और जब चेंजेस करने थे तो वहां पे चेंज ही नहीं कर पा रहे, सिस्टम लॉक्ड है, पासवर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या उसका कोड बेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट?
हमें 10 फॉर्म थे कंप्लाइंस करने के लिए, एक नया 10 फील्ड थे एक फॉर्म के अंदर, कंप्लाइंस करने के लिए हमें एक फील्ड और ऐड करना था। हमारे पास उसका ना तो आईटी कंपनी जिससे आउटसोर्स किया है वो कर पा रहा है, ना हमारे पास कोड बेस है उसका कि हम चेंज कर पाए। तो ये केसेस भी हो सकता है। कई बार लॉस ऑफ डेटा हो जाता है, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया, पावर चला गया, तो जो आपने सेव किया था वो सेव ही नहीं हुआ है, सिस्टम में कोई वायरस आ गया तो उस केस में लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, राइट। तो ये सारी जो है मोटी मोटी रिस्क आपको आईटी सिस्टम पे कंसिडर करनी पड़ेगी। ये खाली ब्रॉड आउटलाइंस है और आपको इसके कई सारे डिफरेंट असेसमेंट भी करने हो सकते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस प्रोसेस ट्रांजेक्शन। एक टेक्निक अगर आप देखना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं सी आई और ए। हर बिजनेस प्रोसेस, हर सिस्टम के ऊपर आप कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी रिलेटेड के 2 चेक्स कि वेदर ये अनऑथोराइज्ड एंड अथोराइज्ड, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी अनऑथोराइज्ड ब्रीच हुई है मतलब कि हमको पता ही नहीं है, या अथोराइज इंटेंशनल ब्रीच हुई है, कोई अंदर का आदमी ही उसमें कपला करके चला गया है, तो वो चीज भी आपको इसमें ऐसे 6 सिनेरियोस आपके हर रिस्क के बन जाएंगे। ये इसका वीडियो जरूर देखिएगा जब भी हम इसको पोस्ट करते हैं दोस्तों, उसमें हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे प्रकार से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी विच वी हैव in order to simplify the complex topics to interpret them in a layman perspective। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रिस्क है इनका इम्पैक्ट क्या है? इनका इम्पैक्ट है सब्स्टेंटिव ऑडिट जो कर रहे हैं, कंट्रोल्स जो है और रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, इन सारी रिस्क को हम जो है अगर प्रॉपरली मिटिगेट नहीं करेंगे तो ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। चलिए नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 3 जो बातें हमने बताई है। रिपोर्टिंग से शुरुआत करेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस जो होता है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है कि हमको कहना कुछ था और कह कुछ पा रहे हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो इशू हो जाएगी, हमें मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अगर ये रिस्क हमारी मिटिगेट नहीं होती है ना। जैसे कि सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस हो रहे हैं, अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी ए अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, इट नीड्स टू बी ए मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन सब्स्टेंटिव ऑडिट, तो हमें जो डेटा मिल रहा है उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते भाई कि ये सही है गलत है ना। दूसरा हम क्या है कि जो डेटा और रिपोर्ट है उसको हमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, सब्सटेंशियली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, तभी जाके उसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। अच्छा, चूंकि सिस्टम में लेक्यूना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो मोर ऑडिट एविडेंस विल बी नीडेड। ये उसका कहाँ पे होगा, ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कंट्रोल जो है ऑटोमेटेड कंट्रोल के, अगर ये सारी रिस्क जो हमने ऊपर बात की वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम उस ऑटोमेटेड सिस्टम के जो कंट्रोल है उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। आईटी की डिपेंडेंट जो मैनुअल कंट्रोल है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है कि मैनुअल भी है प्लस आईटी भी है, उन सिस्टम के ऊपर भी हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। और डेटा एंड रिपोर्ट को जो है एक्स्ट्रा टेस्ट करना पड़ेगा फॉर व्हाट, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, और एक्स्ट्रा ऑडिट का एफर्ट हमको डालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, आईटी सिस्टम में 3 तरह के कंट्रोल मोटे मोटे हो सकते हैं, नीचे हमने बात किया था, राइट। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ये तीनों क्या होते हैं, चलिए आइए इनको देखने से पहले आइए हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो क्या है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है और कैश फ्लो है। ये हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स हैं और उनके डिस्क्लोजर्स हैं। इसके नीचे क्या होती है, मेजर बिजनेस प्रोसेसेस होती हैं, जैसे रिसीवेबल, रेवेन्यू या रिसीव्स, परचेस, पेएबल एंड पेमेंट्स, इन्वेंटरीज, स्टोर्स, पीपी व्हिच इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एचआर, पेरोल, ट्रेजरी एंड पीरियड एंड की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। ये मेजर बिजनेस प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल क्या है, 3 तरह के हमने अभी ऊपर बात की है ना। कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो हो सकते हैं मैनुअल कंट्रोल, इन सारी बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर। मैनुअल कंट्रोल की भाई इसमें आईटी का कोई रोल ही नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है, बंदा रिव्यू करेगा, बंदा अप्रूव करेगा, ठीक है, बंदा डेटा प्रिपेयर करेगा, सिस्टम का कहीं से कहीं तक कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं करने और मैनुअल इंटरवेंशन के साथ आईटी की जरूरत नहीं पड़ रही। ऑटोमेटेड कंट्रोल क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल में हम कह सकते हैं कि भाई जो है
कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रही है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी, अकाउंट पोस्टिंग अपने आप हो रहा है, यूजर एक्सेस सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, आईटी का डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है? जो रिपोर्ट जो है अपने आप प्रोड्यूस हो रही है ना, एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर्ड है, ऑटोमेटिक एंट्री पोस्टिंग हो रही है। सो वो सारे जो है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें आईटी इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? आईटी इन्वायरमेंट कहेंगे इस पूरे खेल को। एक होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका हार्डवेयर भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बैठता है आपका एप्लीकेशन, है ना। और इस एप्लीकेशन पे जो कंट्रोल हम लगाएंगे वो सारे जो आ जाते हैं आपके जनरल आईटी कंट्रोल आ जाते हैं। एंड ये पूरा मिलके आपको क्या कंप्लीट करता है? आईटी इन्वायरमेंट कंप्लीट करता है। चलिए स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, है ना, that relate to many application and support the effective functioning of the application control। कहाँ पे अप्लाई होता है ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार आ जाता है। मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। क्या करने में हेल्प करते हैं? इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और सिक्योरिटी ऑफ द डेटा को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ऐसे 315 यहाँ पे कोट किया हुआ है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन की बात कर रहा है, प्रोग्राम में चेंजेस जो करने, एक्सेस की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, बिजनेस एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये जनरल कंट्रोल्स है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड नेचर वहां पे ये इंप्लीमेंट रहेंगे। अच्छा, दे आर आल्सो नोन एज ए परवेसिव कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो आई विल लीव इट अप टू यू फॉर क्विक रीडिंग, बट मोटा मोटी वही चीजें इन्होंने यहाँ पे बात किया हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसका बाइफर्केशन बताने की यहाँ पे कोशिश की है। चलिए सेकंड आपके एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होते हैं? ये जो है बहुत ऑटोमेटेड मैनुअल इंक्लूड करते हैं, है ना, और बिजनेस प्रोसेस लेवल पे चलते हैं। जैसे कि application control which are embedded into IT application, ERPs, and help in ensuring the completeness, accuracy and integrity of the data in those systems। एक छोटा सा एग्जांपल कोट करते हैं। कई बार आप एक फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं तो फॉर्म में अगर कोई फील्ड खाली छोड़ देते हैं तो उसका एरर आ जाता है कि भाई इसके अंदर आप जो है ये फील्ड मैंडेटरी है, वो दिस इज वन काइंड ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल एग्जांपल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है? Basically manual control है that make use of the some form of the data or information or report produced from the IT system and application। यहाँ पे क्या है कि भले ही हमने कंट्रोल इस परफॉर्म मैन्युअली, जो डिजाइन लिया है, इफेक्टिवनेस लिया है उस कंट्रोल का, वो रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा है। जैसे कि आप क्या करोगे, भले ही आप फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट सिस्टम से कर रहे हो मगर उसको मैन्युअली साइन कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, राइट। तो आपको अल्टीमेटली किस पर रिलाई करना पड़ेगा? सिस्टम से जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, उस सोर्स के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। इसको आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल आप कह सकते हो, ठीक है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कब सक्सेसफुल रहेंगे? जब आपके जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिव होंगे, है ना। अच्छा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है छोटा सा, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। तो जनरल आईटी कंट्रोल है वो क्या है? ओवरऑल फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, चाहे वो आपके एप्लीकेशन कंट्रोल हो या वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो, दोनों के लिए ही जनरल आईटी कंट्रोल जो है बेस का काम करता है। अच्छा, यहाँ पे इंटररिलेटेड की बात कर रहा है, जो हमने अभी बात किया है, राइट। बोथ आर नीडेड टू इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू द आईटी सिस्टम। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आईटी सिस्टम और उसके रिस्क के बारे में पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो जो चीजें हमने कवर करनी है, 3 तरह के कंट्रोल की हमने बात की है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। अब हमें टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग मेथड की बात कर लेते हैं, है ना। टेस्टिंग मेथड जो है, अभी हमें आईटी रिस्क और कंट्रोल तो हमने समझ लिए हैं, है ना। तो अब हमें समझना है कि कितनी तरह की डिफरेंट वेज ऑफ टेस्टिंग जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे? 4 तरह के मोटे मोटे हमारे पास टेक्निक्स है। कौन से? यहाँ पे देखिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं आपकी इफिशियंसी जो है कम से ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी ऑडिट की, और जैसे जैसे आप ऊपर रहेंगे वैसे आपकी कम हो जाएगी, लो टू हाई। और ये भी लो टू हाई है मगर अपोजिट डायरेक्शन में।
तो इसको कहें तो भाई कि रीपरफॉर्मेंस जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है बट लीस्ट इफिशियंट है। वैसे ही इंक्वायरी क्या है, मोस्ट इफिशियंट है मगर लीस्ट इफेक्टिव है। ठीक है जी, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा इसका। क्यों? तो क्योंकि हमें इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में राइट बैलेंस को स्ट्राइक करना है। ठीक है जी, क्या हमारी कॉमन मेथड्स है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग सा लेनी है किसकी, कि ऑटोमेटेड ट्रांजिशन कैसे प्रोसेस हो रहा है ना, तो उसमें आप वॉक थ्रू ले सकते हैं और यहाँ पे आप इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो शुरू के 3 चाहिए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर वो ट्रांजिशन कैसे कंडक्ट कर रहा है डिफरेंट सिनेरियोज में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है कॉन्फ़िगरेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सो आप रीपरफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं मगर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने डाला हुआ है ना, इनवॉइसेस के लिए। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, और जहां पे भी लगता है कि भाई इसमें अभी हमें यूजर मैन्युअल वगैरह देख लेंगे, टेक्निकल मैन्युअल, यूजर मैन्युअल ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन, है ना, एरर मैसेजेस को चेक कर लेंगे जो एप्लीकेशन से आ रहे हैं टेस्ट चेक के थ्रू। Conduct the reperformance using the raw source data and independently applying formula, business rule or validation of the source data using CATS। ये रीपरफॉर्मेंस हो जाता है जब आप क्या होते हैं उस सिस्टम से डेटा लेके रॉ डेटा के ऊपर अपना खुद का एनालिसिस उसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे, उसको आप रीपरफॉर्मेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर ऑडिट टेक्निक टूल्स का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये मोटे मोटे हमने 4 टेक्निक्स के बारे में बात कर लिया कि टेस्टिंग किस तरह से करनी है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपके किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ showing the efficiency and effectiveness of the controls, and they are also a requirement from the regulatory perspective। ठीक है जी, तो ये क्या रेफर करता है, what is the IFSC means? It refers to the policies and procedures put in place by the companies for ensuring 5 मोटी मोटी चीजें इन्होंने बताई हैं। क्या? reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with the applicable laws and regulation, and safeguarding of the assets, and finally prevention and detection of the fraud। कंट्रोल जब भी इंप्लीमेंट होते हैं दे आर ऑलवेज पुट इन a priority of prevention then the detection। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका एक बहुत मेजर एम्फेसिस है, ग्रेटर एम्फेसिस है कहाँ पे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल कंट्रोल फॉर ए कंपनी। ये यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द एक्ट है रिक्वायरमेंट को समराइज किया हुआ है। सेक्शन 134 में लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबिलिटी है, तो ये यहाँ पे इन्होंने टेबल समराइज किया हुआ है। कंपनी सेक्ट में इसने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, हमने बात किया था कि इसमें फ्लो क्या बैठेगा। फ्लो ये बैठेगा कि देखिए, आप सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करते हैं सिस्टम का, है ना, और आप अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम को एंड इवैल्यूएट करते हैं, देन यू विल टेस्ट फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड देन फाइनली यू विल डू द रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबने पहले हमको सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर को आइडेंटिफाई करना है। रिमेंबर द अदर डायग्राम वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट इट। आईएफसी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगी, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले टॉपिक। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर, ये जो कंट्रोल्स। चलिए नीचे आएगा, इसको क्रॉस सेक्शंस में पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन लेंगे। रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस जो बनाए होंगे उनको आप देखेंगे। लाइकली सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, कहाँ से गलती हो सकती है उसके बारे में आप बात करने की कोशिश करेंगे, है ना, और आईटी सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या रिस्क आ सकती है वो आप असेसमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे आप, बिजनेस प्रोसेस या फ्लो चार्ट के या नैरेटिव्स के थ्रू आप डॉक्यूमेंट करेंगे। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक आरसीएम बनाएंगे, है ना, डिजाइन ऑफ कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, है ना, एंड प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ द एंटिटी क्या है, और जो हमने 3 कंट्रोल बात की थी उसमें आईटी जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन लेवल के कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट किए हैं या इवैल्यूएट किए हैं वो पता करेंगे। इसके बाद में एंटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल जो है उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द पॉपुलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट एंड स्प्रेडशीट, ये क्या हो गया, ये
आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो गया, राइट, जो की रिपोर्ट जनरेट हो रही है वेदर उनका डेटा जो है रिलायबल है या नहीं है। सिंपल टेस्टिंग कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग द कंट्रोल टेस्टिंग को हम वेरीफाई कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम में हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल डेफिशिएंसी अगर कुछ मिली है तो उसको रिपोर्ट करना होगा। कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस, अब आप समझ पा रहे होंगे हमने पहले जाके डेफिनेशन सेक्शन क्यों कवर किया था, ताकि आपको ये डेफिनेशन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना है ना। रेमेडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेस है ना, इंटरनल कंट्रोल मेमो इसको आईसीएमबी कहते हैं, मैनेजमेंट का लेटर, और फाइनली द ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें हम इसका जिक्र कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा कंट्रोल हमको इम्प्लीमेंट करने का है। आगे बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। बात किया था, डेटा एनालिटिक्स क्या है, combination of process tool and technique that are used to tap vast amount of the electronic data to obtain meaningful information. इसको हम क्या कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। when you convert the raw data into information and information into knowledge or meaningful insight information, right, वहां पे बात करें। आइडिया के बारे में बात किया था, आइडिया यूज होता है, एसीएल यूज होता है ना। क्या क्या चेक कर सकते हैं, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मगर मोटा मोटा आप कंप्लीटनेस ऑफ डेटा को चेक कर सकते हैं। पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड है ना, इज ईदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट रिजल्ट के लिए। ऑडिट सिंपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टूल की मदद से रैंडम सैंपलिंग करेंगे, सिस्टमिक सैंपलिंग करेंगे। रिकम्पिटिशन ऑफ बैलेंसेस कर सकते हैं, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द ट्रांजिशन डेटा से आप दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट भी हमें टूल की मदद से मिल जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया है उन्होंने, बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो वो सारी कैलकुलेशन भी आप दोबारा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, जर्नल एंट्रीज को आप एनालाइज कर सकते हैं ऐसे 240 के अगेंस्ट में है ना, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और कंट्रोल डेफिशिएंसी के इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए, यूज ऑफ सीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप्रोच यहाँ पे बताई गई है, आप इसको देख लीजिए क्विकली। जो ऊपर सारे बात की है ना हमने, उसी को एक फ्लो चार्ट में डाल दिया है इन्होंने, कि सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी है ना, and thereafter define the objective and criteria, then you identify the source and format of the data, then you will extract the data from the source systems। उस डेटा को आप क्या करोगे, चेक करोगे कि भाई वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है या नहीं है। उसके ऊपर आप क्या करोगे, अपना क्राइटेरिया लगा दोगे जो भी आपको बिजनेस प्रोसेस चेक करनी है, और आप इस रिजल्ट को वैलिडेट करोगे। वैलिडेट कहां से करोगे, सोर्स सिस्टम में क्या रिजल्ट है और आपके पास इसमें सीएटी में क्या रिजल्ट आ रहा है, और फाइनली यू विल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द SA 230। ठीक है, चलिए, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग टॉपिक की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। इस वाले टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, इसमें ऑडिट फाइंडिंग्स को असेस करेंगे और फाइनली उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, कहीं ना कहीं जब इतना समय लगाया, इतनी मेहनत की है, तो सर्टेन फाइंडिंग तो मिलेंगी ही, और आईटी एनवायरनमेंट में कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, कंट्रोल में कुछ डेफिशिएंसीज भी होंगी। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, हमें बताना तो पड़ेगा। तो जब क्या क्या असेसमेंट करना होगा, आर देयर एनी वीकनेस इन द आईटी कंट्रोल, उन वीकनेस का ओवरऑल ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई डेफिशिएंसी तो उनको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है क्या, थ्रू इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, है ना। कम्युनिकेशन इन राइटिंग करना है क्या, एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, किसको करेंगे, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। चलिए, यहाँ पे असेसिंग द ऑडिट फाइंडिंग के लिए एक बहुत अच्छा वर्कफ्लो चार्ट दिया हुआ है, और उसी की यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, अगर आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको वर्कफ्लो को कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो फाइंडिंग के एक्सेप्शन है वो कंट्रोल डेफिशिएंसी में आइडेंटिफाई हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो आप इसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाइए, आप इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए, रिजल्ट ऑफ असेसमेंट एंड थॉट प्रोसेस इन ऑडिट फाइल, एंड कंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइवलीहुड इवैल्यूएट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंसी इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लग रही है, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या मटेरियल वीकनेस में रिजल्ट हो रही है, अगर हाँ तो कम्युनिकेट करेंगे आप राइटिंग में, किसको, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, एंड देन यू विल असेस द इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन एंड ऑडिट रिपोर्ट, एंड फाइनली यू विल कंक्लूड बेस्ड ऑन दैट। ठीक है जी, अच्छा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस तो नहीं लग रही, फिर कैन वी टेस्ट द कंपनसेटिंग कंट्रोल, बाकी के दूसरे कंट्रोल्स क्या है, अगर हाँ तो भाई एडिशनल एविडेंस में भी रिक्वायर्ड, उसको डॉक्यूमेंट कर लो और कंक्लूड कर लो। अच्छा, अगर टेस्टिंग नहीं कर सकते एडिशनल, तो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स मिल सकता है क्या, हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर दो, एविडेंस एक्स्ट्रा, और हम उसके बेसिस को रिकॉर्ड करके कंक्लूड कर लेंगे। वो भी नहीं कर सकते तो
इज देयर एन इम्पैक्ट ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, अगर हाँ तो उसका एविडेंस दे दो भाई हमको, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल रिकॉर्ड एंड कंक्लूड इट। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड थॉट प्रोसेस को ऑडिट फाइल में हम लिख के कंक्लूड करेंगे। तो ये इस तरीके से आप जो है ऑडिट फाइंडिंग्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है जी। रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इन्होंने कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट्स कई तरह के हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन का हेडिंग दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं कि एक्चुअली फाइंडिंग क्या है उसकी, एक्सपोजर क्या है इसका, मतलब कि व्हाट इज इम्पैक्ट, एंड फाइनली द रिकमेंडेशन की क्या करना चाहिए और मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो इसके साथ ही दोस्तों जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चैप्टर 6 है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो है शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा और दिस माइट हैव बीन अ हेल्प फॉर यू इन ऑर्डर टू परफॉर्म a quick revision, concept based revision for your studies. Please, if you had liked the video, please like and share with your friends as well, and please subscribe to our channel so that you get intimation to all the new videos which we are going to post it. थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होती है अगले ऐसे ही किसी एक